स्टूडेंट, आज हम पार्टनरशिप के अंतर्गत रिवैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। रिवैल्यूएशन अर्थात पुनर्मूल्यांकन। जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो के अंतर्गत एक नए साझेदार का प्रवेश इत्यादि गुडविल के संबंध में हमने चर्चाएं की थी। आज हम सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप नए साझेदार के द्वारा प्राय व्यापार के अंतर्गत पूंजी अथवा ख्याति की रकम लाने में मुख्यतः 3 रोजनामचे, अधिकतम 3 रोजनामचे और कम से कम 2 रोजनामचे हमने बताए थे। तो उसको हम फर्स्ट स्टेप की गिनती में रखते हैं कि एक नया साझेदार आता है, अपने साथ अपने हिस्से की पूंजी प्लस ख्याति की रकम लाता है। तो लाने का रोजनामचा, ख्याति को पुराने साझेदारों में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने का रोजनामचा, और तीसरा रोजनामचे के रूप में राइट ऑफ, दैट मीन्स नगद लाने पर नगद निकाल लेना और नगद नहीं लाने पर भी उसका रिटर्न ऑफ किया जाता है। आज हम सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। सेकेंड स्टेप रिवैल्यूएशंस का होता है। जब कोई नया साझेदार आता है तो प्रायः संपत्ति अथवा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। दैट मीन्स पुनः उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसी को हम रिवैल्यूएशंस कहते हैं। रिवैल्यूएशन के पीछे का फैक्ट क्यों किया जाता है यह जानना जरूरी होता है। रिवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कोई नया साझेदार आता है तो प्रायः नए साझेदार को हमारी संपत्ति का या दायित्वों के पहले के मूल्य का लाभ न प्राप्त हो जाए, इसीलिए रिवैल्यूएशन किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राय कोई भी व्यापार हो तो प्राय उसमें मैनिपुलेशन इन बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट में कभी कभी हम अपनी संपत्तियों को कम आंक कर दिखाते हैं या अधिक आंक कर दिखाते हैं। इसी प्रकार से लायबिलिटीज के मूल्य को कम आंक कर दिखाते हैं या अधिक आंक कर दिखाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब तक इसे वास्तविकता पर न लाया जाए, दैट मीन्स पुराने साझेदार के बैलेंस शीट में जितनी संपत्तियां अथवा दायित्व है उसकी वास्तविक कीमत को लाने के लिए ही प्रायः रिवैल्यूएशन किया जाता है। और रिवैल्यूएशंस पर होने वाले लाभ हानि प्रायः पुराने साझेदारों के द्वारा बांटा जाता है। इसमें नए साझेदार को कुछ भी दिया नहीं जाता है। तो हम रिवैल्यूएशंस इन केस ऑफ, हमने यहाँ एक शीर्षक दिया है कि एक ही साथ में, भले हम अभी आपको रिटायरमेंट नहीं पढ़ा रहे हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी रिवैल्यूएशन कांस्टेंट होता है। चाहे वो एडमिशन के संदर्भ में हो या रिटायरमेंट के संदर्भ में हो या डेथ के संदर्भ में हो, रिवैल्यूएशन एंट्रीज हमेशा कांस्टेंट होता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि इस पर होने वाले लाभ हानि को प्राय हर संदर्भ में किस प्रकार से बांटा जाए, किस रेशियो के अनुसार बांटा जाए, यही हमारी एक समस्या होती है। वरना रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के जर्नल एंट्रीज, चाहे वो एडमिशन का संदर्भ हो, चाहे रिटायरमेंट का संदर्भ हो या डेथ ऑफ ए पार्टनर का संदर्भ हो, बदलता नहीं है। इसीलिए हमने लिखा कि रिवैल्यूएशन इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो एक साथ, भले हम अभी आपको रिटायरमेंट नहीं बता रहे हैं, डेथ नहीं बता रहे हैं, अभी हम एडमिशन के संदर्भ में चल रहे हैं, फिर भी एक मौका है हमारे पास जिसमें हम साथ साथ ही समझ जाएंगे कि चाहे वो रिटायरमेंट हो या डेथ हो या एडमिशन हो, रिवैल्यूएशंस के एंट्रीज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह हमेशा कांस्टेंट होता है। केवल इस पर होने वाले लाभ हानि को बांटने के लिए हम किस संदर्भ में किस अनुपात का प्रयोग करेंगे, इसका केवल ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हुए हम जैसा कि जानते हैं, आज तक हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो जरूर जानते होंगे कि एसेट्स ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस।
संपत्ति जो बैलेंस शीट का होता है वह नाम शेष का होता है, और लायबिलिटीज ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस। दैट मीन्स एक लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो रिवैल्यूएशंस के एंट्रीज को बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो संपत्तियां नाम शेष की होती है और दायित्व जमा शेष की होती है, और प्राय इसी संपत्ति और दायित्व के मूल्य में कमी अथवा वृद्धि करने को रिवैल्यूएशंस कहते हैं। और इस रिवैल्यूएशन से होने वाले लाभ हानि को प्राय तीनों संदर्भ में हम किस प्रकार से बांटेंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत मुख्यतः 5 एंट्री, मैक्सिमम 5 एंट्री बनाए जाते हैं। संपत्तियां डेबिट बैलेंस होती है, अर्थात संपत्ति के मूल्य को बढ़ाना हो। संपत्ति के मूल्य को बढ़ाने का मतलब आप पुराने साझेदार के बैलेंस शीट में दिए गए संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कितना किया गया, या तो अधिक पुनर्मूल्यांकन हुआ होगा या तो कम पुनर्मूल्यांकन हुआ। दैट मीन्स संपत्ति में कमी अथवा वृद्धि के 2 एंट्रीज निकलेंगे। इसी प्रकार लायबिलिटीज के भी कमी अथवा वृद्धि के 2 एंट्री निकलेंगे। इस प्रकार से मैक्सिमम 4 एंट्रीज और कम से कम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रश्न के अंतर्गत प्राय 4 प्रकार की परिस्थितियां हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए हम इसे मैक्सिमम के रूप में समझ रहे हैं कि अधिकतम 4 एंट्री बनाए जा सकते हैं परिस्थिति विशेष पर, अन्यथा 2 एंट्री भी हो सकते हैं, 1 एंट्री भी हो सकते हैं, 3 एंट्री भी हो सकते हैं। यह प्रश्न की परिस्थिति पर निर्भर करता है। अर्थात एक आध गो संपत्ति के मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो तो एक ही एंट्री से काम हो जाता है, और अन्य प्रकार की संपत्तियों और दायित्व में कमी अथवा वृद्धि सबों का बोध होता हो तो मैक्सिमम 4 एंट्रीज हमको बनते हैं। इसके फलस्वरूप 4 एंट्रीज के नेट रिजल्ट हमको क्या प्राप्त हुए, तो नेट रिजल्ट के रूप में जो होता है उसको प्रॉफिट और लॉस की संज्ञा देते हैं, जिसे प्राय साझेदारों के अंतर्गत बांटा जाता है, साझेदारों के बीच में बांटा जाता है। तो डेबिट बैलेंस, एसेट्स ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, अर्थात इसके संपत्ति में मूल्य में वृद्धि हो तो और डेबिट कीजिए। संपत्तियां नाम शेष की होती है, अर्थात बैलेंस शीट के मूल्य से अगर उसका मूल्यांकन अधिक किया गया हो तो उसे पुनः डेबिट करेंगे। इससे डेबिट में वृद्धि होती है, अर्थात वृद्धि करने के लिए संपत्तियां डेबिट होंगे और संपत्तियों में कमी के लिए संपत्तियां क्रेडिट होंगी। इसी प्रकार लायबिलिटीज में वृद्धि के लिए, चूंकि लायबिलिटीज क्रेडिट आइटम होती है, उसमें कोई भी वृद्धि करना हो दैट मीन्स उसे और क्रेडिट करना है, और लायबिलिटीज में अगर कोई कमी करना हो दैट मीन्स लायबिलिटीज को डेबिट करना है। इस प्रकार से 4 एंट्रीज हम आपको बताने जा रहे हैं। सवाल है कि रिवैल्यूएशंस पर होने वाले लाभ हानि किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इज ए प्रॉफिट, इज ए गेन, अर्थात यह गेन के रूप में होता है। इसका रिवैल्यूएशंस का इफेक्ट हमेशा प्रॉफिट का होता है, और डिक्रीज इन द एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज यह प्राय लॉस का बोध कराता है, अर्थात रिवैल्यूएशंस के द्वारा इसका इफेक्ट हमेशा हानि का होता है। अर्थात अगर लाभ हानि की अपेक्षा बड़ा हो जाए तो स्वाभाविक रूप से रिवैल्यूएशंस में प्रॉफिट निकलेंगे, अगर हानि लाभ की अपेक्षा बड़ा हो जाए तो स्वाभाविक रूप से उसमें हानि प्रदर्शित होंगे, जिससे साझेदारों के बीच में बांटा जाएगा। दैट मीन्स अब हम जर्नल एंट्रीज आपको मैक्सिमम जो 4 एंट्रीज बता रहे हैं जर्नल एंट्रीज, इसका पहले किया जाता है
एसेट्स अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग increase in the value of assets। वेरी सिंपल नरेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एंट्री हम बनाएंगे अगर संपत्ति के मूल्य में कमी हुई हो तब जस्ट रिवर्स एंट्रीज, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू assets account being decrease in the value of assets। इस प्रकार संपत्तियों के संदर्भ में दो एंट्री बनेंगे, इसी प्रकार से दो एंट्री लायबिलिटीज के संदर्भ में होंगे। अगर लायबिलिटीज में वृद्धि हो रहा हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट बीइंग increase in the value of liabilities। अगर लायबिलिटीज में कमी हो रहा हो तो जस्ट रिवर्स इंक्रीज, दैट मीन्स being decrease in the value of liabilities। इस प्रकार से मैक्सिमम 4 एंट्रीज बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रश्न की परिस्थिति के अनुसार अगर केवल संपत्ति में वृद्धि का ही 1-2 आइटम है तो केवल एक ही रोजनामचा बनेगा। तो स्वाभाविक रूप से अगर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स के 1-2 परिस्थिति प्रश्न में हो तो हमेशा प्रॉफिट की स्थिति होगा, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि अथवा दायित्वों के मूल्य में कमी हमेशा रिवैल्यूएशंस के लाभ को बताता है, और इसके जस्ट विपरीत संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि यह हानि को बताता है। इसी के कारण हम कह रहे हैं कि अगर एक ही एंट्रीज आपके प्रश्न में बनता हो जो प्रायः इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हो तो स्वाभाविक रूप से रिवैल्यूएशंस में हमेशा प्रॉफिट की प्राप्ति होगी, जिसे सब कुछ साझेदारों को बांटा जाएगा। तो अब एक 5वां एंट्री निकल करके आता है, अर्थात 5वां एंट्री लाभ अथवा हानि को सभी साझेदारों के बीच में या साझेदारों के बीच में बांटना। वह कैसे बांटेंगे तो अलग से हम आपको बताएंगे कि एडमिशन के संदर्भ में, रिटायरमेंट के संबंध में और डेथ के संदर्भ में कैसे बांटते हैं। पहले अगर यह प्रॉफिट हुआ हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब इसके नरेशन स्वरूप हम कुछ भी लिखेंगे। बीइंग द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन credited to the partner's capital account in odd ratio, हमेशा odd ratio का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात being profit on
रिवैल्यूएशन credited to all partners capital account in old ratio. That is the 5 entries related to revaluation of assets and liabilities. यह इसकी मैक्सिमम लिमिट है। छठा कोई एंट्रीज नहीं बनते, कम से कम 5 एंट्री बन सकते हैं और इससे भी कम 2 एंट्रीज 3 एंट्रीज के रूप में भी बनाए जा सकते हैं। अर्थात बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको हम मिटा रहे हैं ताकि नेक्स्ट पर हम कुछ चर्चा कर सकें। अब हम चर्चा करेंगे संबंध का। दैट मीन्स अगर एडमिशंस हो, अगर ये रिटायरमेंट हो और अगर ये डेथ हो। समझते जाए, थोड़ा शॉर्ट में हम कह रहे हैं। अगर एडमिशन का संदर्भ हो, अगर रिटायरमेंट का संदर्भ हो, अगर डेथ का संदर्भ हो, तो प्राय रिवैल्यूएशंस पर होने वाले लाभ हानि को किस प्रकार से बांटते हैं और इसे संबंध के रूप में किस प्रकार से जानते हैं। एडमिशन के समय प्राय साझेदारों का संबंध न्यू पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। संबंध साझेदारों को हर अवस्था में किस प्रकार से कॉल किया जाए, किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे उसको प्रस्तुत किया जाए। तो हम एडमिशन के संबंध में न्यू पार्टनर और ओल्ड पार्टनर्स की संज्ञा के द्वारा प्राय साझेदारों को संबोधित करते हैं। अगर रिटायरमेंट की बात हो तब हम रिटायर पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर के द्वारा संबोधित करते हैं। समझते हमेशा साझेदार ही होते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में साझेदार को प्रायः संबोधित किया जाता है। रिटायरमेंट के संदर्भ में हम रिटायर पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर मीन्स कौन से साझेदार रिटायर कर रहे हैं और कौन से साझेदार कंटिन्यू कर रहे हैं, इस प्रकार से हम साझेदारों को संबोधित करते हैं। और डेथ के संबंध में डेथ पार्टनर और सर्वाइविंग, दैट मीन्स इसको संबोधित किया जाता है डेथ पार्टनर और सर्वाइविंग पार्टनर्स के रूप में। यह हुआ संबोधन कि हर एक अवस्था में साझेदार को किस प्रकार से संबोधित किया जाता है। तो तीनों ही संदर्भ में प्राय साझेदार व्यक्ति ही होते हैं, लेकिन उसे पुकारे जाते हैं क्रमशः इसी प्रकार से कि अगर एडमिशंस हो तो न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स कह के प्राय साझेदारों में भेद पैदा करते हैं, साझेदारों में अंतर करते हैं। अगर रिटायरमेंट हो तो रिटायर पार्टनर और कंटिन्यू पार्टनर के द्वारा साझेदारों में अंतर करते हैं, और अगर केस डेथ का हो तो डेथ पार्टनर और सर्वाइविंग पार्टनर्स के रूप में प्राय साझेदारों में अंतर किया जाता है।
अब आइए रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट। हमने सिर्फ प्रॉफिट का एंट्री दिया था। यहां पर ध्यान रखने की बात है कि अगर लॉस हो तो जस्ट एंट्रीज को रिवर्स कर देंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए हम प्रॉफिट की अवस्था को बता रहे हैं, यद्यपि कि प्रश्न में लॉस की अवस्था भी हो सकती है। तो लॉस की अवस्था होने पर प्रॉफिट के एंट्रीज को जस्ट रिवर्स कर देंगे और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अगर ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ हो तो अब यहां पर इस संदर्भ में अगर हो तो प्राय प्रॉफिट को केवल ऑल पार्टनर में बांटा जाता है। दैट मीन्स ऑल पार्टनर्स। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट distributed amongst partners। चलिए इस शीर्षक बना दिए कि रिवैल्यूएशंस का अगर प्रॉफिट हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर हम किस प्रकार से करते हैं। तो अगर एडमिशन का संदर्भ हो तो प्राय प्रॉफिट को केवल ऑल पार्टनर में ऑल रेशियो में बांटते हैं। ऑल पार्टनर एंड ऑल रेशियो, सदा कदापि इसको नहीं भूलना है, ये बात ध्यान में रखना है। रिटायरमेंट के समय सभी साझेदार में, दैट मीन्स यहां पर हम ऑल पार्टनर में बांटते हैं और ऑल रेशियो में बांटते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। ऑल पार्टनर दैट मीन्स चाहे वो रिटायर पार्टनर हो या कंटिन्यूइंग पार्टनर हो, प्राय सबों के बीच में पुराने लाभ अनुपात में ही बांटते हैं। अगर डेथ का संदर्भ हो, संदर्भ पर ध्यान देना है। 3 संदर्भ आपको बता रहे हैं। अगर यह डेथ का संदर्भ हो तब भी यहां पर ऑल पार्टनर्स, दैट मीन्स डेथ पार्टनर्स और सर्वाइविंग पार्टनर्स सबों के बीच में बांटा जाता है और ऑल रेशियो में बांटा जाता है। इस प्रकार से 5 एंट्रीज रिवैल्यूएशन के संबंध में हमेशा ध्यान रखें। केवल 5वें एंट्री में होने वाले लाभ अथवा हानि को बांटने के लिए प्राय इस प्रकार के संदर्भ को ध्यान में रखना है कि एडमिशन के समय केवल ऑल पार्टनर्स को बांटे जाएंगे इन द ऑल रेशियो। रिटायरमेंट के समय प्राय सभी साझेदार में बांटे जाएंगे इन द ऑल रेशियो और डेथ के समय भी अभी ऑल पार्टनर में बांटे जाएंगे इन ऑल रेशियो। तो अभी हम रिटायरमेंट और डेथ की पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसको भी पढ़ाएंगे। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट चूंकि तीनों ही अवस्था में कांस्टेंट होते हैं, इसलिए बच्चों को यहां पर समझाना बहुत जरूरी था। इसलिए इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और ये सिर्फ जो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, इसको आप बढ़िया से ध्यान में रखेंगे। और ये तीनों अलग अलग संदर्भ की बात है कि साझेदारों को हम किस प्रकार से पुकारते हैं उसको भी हमने बताया और रिवैल्यूएशंस पर होने वाले लाभ हानि को साझेदारों में किस प्रकार से बांटते हैं इसको भी हमने बताया। रिवैल्यूएशन हमेशा ध्यान रखिए। वैसे एक कठिन परिस्थिति भी इसके अंतर्गत होते हैं, लेकिन उसको हम बताना बच्चों को उचित नहीं समझते, जिसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के कंडीशंस में हमेशा 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए जाते हैं। केवल मौखिक रूप से आपको समझा देते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल इसका बहुत ही कम पूछा जाता है या पढ़ा जाता है। यदि आप इसको हाई स्टैंडर्ड के ध्यान से दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको यहां पर मौखिक रूप में बताते हैं कि रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की अवस्था में हमेशा 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट।
दोनों के बीच में क्या संबंध होते हैं? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एज इट इज जैसा हमने अभी बताया है उसी प्रकार से बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में प्राय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के कंडीशन में भी कोई अंतर नहीं होता है, सेम टू सेम बनाया जाता है, एज इट इज बनाया जाता है। केवल उसके अंतर्गत एक नया खाता जिसको हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं उसे बनाया जाता है। और उसे जब बनाया जाता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी पोस्टिंग किए जाते हैं वह रिवैल्यूएशन अकाउंट का रिवर्स पोस्टिंग किए जाते हैं। रिवर्स पोस्टिंग का मतलब रिवैल्यूएशन में अगर एसेट्स इंक्रीज का तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशंस में उसी को एसेट्स डिक्रीज का बनाते हैं। दैट मीन्स ऑल entries in revaluation account will be cancelled in memorandum revaluation account। कैंसिल का मतलब जितना हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्रीज बनाया है सब रिवर्स स्थिति में बन जाएगा। दैट मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स के लिए हमने बताया एसेट्स अकाउंट डियर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डियर टू एसेट्स अकाउंट और नरेशन लिखेंगे फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स अकाउंट। अब दोनों में संबंध हमने बता दिया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एज इट इज जैसे हम बनाते हैं साधारणतः उसी प्रकार से बनाते हैं, और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जस्ट रिवर्स एंट्रीज के द्वारा प्राय उसमें पोस्टिंग ले जाया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से बात उतना ही निकलती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना प्रॉफिट होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में उतने का ही लॉस होता है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस होता है तो उतना ही लॉस प्रॉफिट के रूप में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है। अब यहां पर बांटने के दृष्टिकोण से भी अंतर है। बांटने के दृष्टिकोण से रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के लाभ अथवा हानि को केवल पुराने साझेदारों को बांटा जाता है और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में होने वाले लाभ हानि को दोनों पार्टनर में, दैट मीन्स ऑड पार्टनर एंड प्लस न्यू पार्टनर दोनों में बांटा जाता है। और तब ऐसी परिस्थिति में न्यू रेशियो का प्रयोग किया जाता है। दैट इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टू। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम बनाते हैं तो वैसी परिस्थिति में बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज में ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखे जाते हैं। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब अब बैलेंस शीट में भी अंतर देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो प्राय बैलेंस शीट में बढ़ा हुआ मूल्य लिखते हैं, लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो वह वृद्धि बैलेंस शीट में नहीं लाया जाता है। दैट मीन्स जो पहले बैलेंस शीट में मूल्य था उसी मूल्य को बैलेंस शीट में लाया जाता है। दैट इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय द मेथड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बाय द मेथड ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे हम बच्चों को क्या कह रहे हैं कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर जानने की इच्छा, अकाउंटेंसी में उत्सुकता अगर होती हो तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में अगर आप हमको कुछ लिखेंगे, कमेंट करेंगे तो उसके हिसाब को मैं भी आपको बताऊंगा। अन्यथा हमारा पूरा हिसाब और प्रैक्टिकल जो रहेगा वह केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट पर आधारित रहेगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेन पॉइंट अब आपको डिस्कस क्या कर रहे हैं कि संपत्ति के मूल्य में कमी अथवा वृद्धि को प्राय नए बैलेंस शीट के अंतर्गत, उस बैलेंस शीट के अंतर्गत जिसमें नए और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को लाया जाता है, उसमें संपत्ति के मूल्य को बढ़ाकर अथवा घटाकर अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुआ तो बढ़ाकर, कमी हुआ तो घटाकर, इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में
ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि बैलेंस शीट में केवल एक नए साझेदार की पूंजी बढ़ जाती है, वरना संपत्तियां सारे ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं। लेकिन कैश एक आइटम होता है जिसमें हमेशा कैश प्लस आइटम में आता है। कारण जब कोई नया साझेदार आता है तो अपने साथ नगद के रूप में अपनी पूंजी और ख्याति लाता है, इसलिए कैश में केवल बदलाव होते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की अवस्था में भी बाकी सारी संपत्तियां एज इट इज पहले के बैलेंस शीट के तरफ बना हुआ रहता है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करके छोड़ रहे हैं। अगले बार से इसके कुछ हिसाब को आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैंने बतबो नहीं सुन पाई।